बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। गुर्जर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। माकड़वाली के गुर्जर परिवार को भू माफियाओं से बचाने की लगाई गुहार। रामगढ़ थाना क्षेत्र में 31 वर्षीय महिला ने की आत्महत्या। पुलिस लगा रही है मामले का पता। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मनाया लाइन मैन सम्मान दिवस। नुक्कड़ नाटक दिखाकर किया लोगों को जागरूक। लक्ष्मणगढ़ न्यायालय में हुए कांड को लेकर चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल खत्म। 16 दिनों से कर रखा था काम स्थगित। धर्म बदलकर प्रेम विवाह करने वाले दंपति ने लगाई सुरक्षा की गुहार। दोनों को दी जा रही है जान से मारने की धमकी। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज अजमेर जिला गुर्जर महासभा के लोग एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे। गुर्जर महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने जानकारी देकर बताया कि माकड़वाली निवासी जगमाल गुर्जर अपने घर में पिछले 60 वर्षों से रह रहे थे, लेकिन कुछ भूमाफियाओं की नजर उनकी जमीन पर पड़ी और उस पर कब्जा कर लिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासन पर भी भूमाफियाओं का साथ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा मात्र एक दिन पहले उनको घर खाली करने का नोटिस दिया गया, जबकि उनके पास सभी दस्तावेज उपलब्ध थे। साथ ही उनका घर एक ही दिन में खाली कर तुड़वा दिया गया था और निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया। इसी को लेकर आज अजमेर जिला गुर्जर महासभा के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर जिला गुर्जर समाज की तरफ से हमारे समाज के लोग यहाँ आए हैं। माकड़वाली गांव में कुछ दिनों पूर्व बड़ी अप्रत्याशित घटना, जिसको एक तरह से निंदनीय कहा जाए, रात को आकर एक दिन पहले सूचना देना और सुबह आकर उनको प्रशासन द्वारा उनकी मकान तोड़ना, उनके पशुधन को बाहर भेज देना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, उनके बेदखल कर देना और इतना नुकसान करके जो 60 साल से वहाँ रह रहे थे, उनके बाद रजिस्ट्री है, इकरारनामा है, वसीयतनामा है। इसके बावजूद प्रशासन ने कुछ उच्च लोगों के साथ मिलकर उनके साथ ये अन्याय किया है। उसके खिलाफ हम समाज वाले यहाँ आए हैं और हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इसके न्याय हमारे को मिले। इसके लिए हम गुर्जर समाज वाले आए हैं। हरि सिंह गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष गुर्जर महासभा। माकड़वाली गांव में एक परिवार जो कि पिछले 3 पीढ़ी से वहां पर रह रहा है और उन्होंने आज के 70-80 साल पहले यह ज़मीन बाकायदा पैसे दे के खरीदी। इकरारनामे सारे लिखा पढ़ी उनके नाम है, सब कुछ क्लियर टाइटल उनके पास पड़ा है। उसके बावजूद एकदम से बिना नोटिस दिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे और पिछले 30 मिनट में ज़मीन खाली करा के और भूमाफियाओं को सौंप दी और उन्होंने एक ही दिन में पूरी बाउंड्री वॉल करा के और कमरे उमरे से बना लिए। आप देखो उनकी बुजुर्गों की हालत क्या हो रही है। वो बुजुर्ग व्यक्ति कितनी पूरी तरह से फुट के रो रहे थे। अभी आपने देखा होगा कलेक्ट्रेट के गेट पर हमारे गले लग के जिस तरह से रो रहे थे। तो आज आप ये सोचिए कि ये ऐसा किसी के साथ भी होगा तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। इसमें सरासर षड्यंत्र रचा गया है और जो भी इसके दोषी अधिकारी और कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग है और पूरा भी समाज एकजुट होकर यहाँ आया है। अभी सब मिलकर एक निर्णय लेंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उसके बाद SIT गठित करने की बात करेंगे। उसके साथ साथ जो भी रणनीति बनेगी वो सबसे आपको अवगत करा दिया जाएगा। माकड़वाली गाँव का ही मामला है। आज अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र से एक और आत्महत्या का मामला सामने आया है। रामगंज थाना एएसआई ने जानकारी देते हुए बताया कि रामबाग निवासी 31 वर्षीय महिला ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके से सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे कारणों का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि मृतका मानसिक रूप से पीड़ित थी, जिसका इलाज चल रहा था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पीड़िता ने मानसिक अवसाद के कारण ही आत्महत्या की है। फिलहाल शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। क्या घटनाक्रम हुआ? आज दिनांक को सुबह इतला मिली कि रामबाग में एक महिला के द्वारा फांसी का फंदा लगाने से मृत्यु हुई है, जिससे डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया गया है। हाल लास्ट जिला ने चीज घर में मृत्यु हुई है। आदि इतलान पर वास्तविक कार्रवाई हेतु आए, इसका बाद पंचनामा कर परिजनों को लाश सुपर्द की जा रही है। मृतका का नाम सारिका, पिताजी का नाम महेंद्र, अनमैरिड है, उम्र 31 साल। मृत्यु का तो परिजन बता रहे हैं कि भाई इसका इलाज चल रहा, दिमाग की हालत कमजोर थी, पहले से डेली गोली लेती थी, इसलिए इसने फांसी का फंदा लगाया। बाकी हमें कोई शक शुबा नहीं है। माँ इसकी पहले ही मर चुकी थी। बाकी घर पे ये अकेली रहती थी। एक भाई भी रहता था, भाई अपने काम से चले जाता था, बाकी ये घर पर अकेली रहती थी।
आज पूरे देश भर में लाइनमैन के सम्मान हेतु व उनके कार्यों को सराहने के लिए सभी डिस्कॉम्स द्वारा लाइनमैन दिवस मनाया गया। टाटा पावर के COO मनोज साल्वी ने जानकारी देकर बताया कि लाइनमैन दिवस की शुरुआत 4 वर्ष पूर्व दिल्ली में की गई थी और तब से हर वर्ष इस दिवस को मनाया जा रहा है। आज आयोजित हुए इस कार्यक्रम में कर्मचारियों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सेफ्टी मेजर्स के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। नमस्कार। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये लाइनमैन दिवस हम जो मना रहे हैं, हमने 4 साल पहले दिल्ली में चालू किया था। वो प्रक्रिया आज पूरे देश भर में हो रही है। CA और देश भर के डिस्कॉम्स ने अच्छा सहयोग किया है और सब डिस्कॉम्स आज लाइनमैन दिवस मना रहे हैं। सुरक्षा सप्ताह तो हम पिछले 50 सालों से मना रहे हैं, बट लाइनमैन का सम्मान करना जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वो लाइनमैन दिवस के माध्यम से हम सब कर रहे हैं। आज के दिन में हम लाइनमैनों को या जनता को यही संदेश देंगे कि जो भी अनसेफ सिचुएशन है, अनसेफ कोई काम कर रहा है, तो उसको तुरंत पकड़ में आना चाहिए, तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। उसकी फैसिलिटी हम उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर दी हुई है ताकि दुर्घटना को बचाया जा सके, उससे कुछ सीख लिया जा सके और आगे चल के उसको अवॉइड किया जा सके। सर, आज नुक्कड़ नाटक के दौरान समझाया गया आज हमारे कर्मचारियों ने एक प्रयास किया नुक्कड़ नाटक का। नुक्कड़ नाटक एक ऐसा उपक्रम है जो सामान्य से सामान्य आदमी को, जो नॉर्मली रास्तों पे किया जाता है, हमारी भावना या हमारी जो भी सोच है वो अगर जनता तक पहुंचानी है तो नुक्कड़ नाटक बड़ा भयंकर प्रभावी माध्यम है। और वही आपने देखा आज कि कैसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो प्रिंसिपल, सेफ्टी की प्रिंसिपल्स है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे लोगों ने लोगों तक पहुंचाया। लक्ष्मणगढ़ न्यायालय परिसर में विकास बेदी नाम के एक अधिवक्ता की मृत्यु कोर्ट परिसर में ही हो गई थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नोटिस के संदर्भ में अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा 16 दिनों से कार्य स्थगित कर हड़ताल की जा रही थी, जिसके बाद आज जिला बार एसोसिएशन के पक्ष में फैसला आने के बाद सभी अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी ने आज न्यायालय परिसर में पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही सभी अधिवक्ताओं के संगठित रहने की वजह से ये फैसला उनके पक्ष में आया है। इसको लेकर सभी ने एक दूसरे का आभार व्यक्त किया और कल से कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं राज्य स्तरीय अधिवक्ता जो समिति बनी है, गठन हुआ था, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आंदोलन में सफलता हासिल की। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रदीप निठरवाल वाले मामले में लक्ष्मणगढ़ बार के अध्यक्ष को नोटिस दे दिया था। आज वो नोटिस निरस्त कर दिया है और आदेश अपास्त कर दिया है। हम हाईकोर्ट जो है जुडिशरी को ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने वकीलों की समस्या सुनी, समझी, उसके लिए धन्यवाद। आगे जो भी कार्यक्रम है, कल से नियमित रूप से कार्य जारी रहेगा और हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रशांत जी और सारे अधिवक्ताओं का इतना सहयोग रहा कि उसकी मैं आप शब्दों के माध्यम से कह नहीं सकता। सारे अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार किया, उसी शक्ति का परिणाम है कि आज हमें सफलता हासिल हुई है। जय भारत, जय हिंद। आज हमारी एक ऐतिहासिक जीत है। जिस प्रकार से एक शोक सभा पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो स्वयं प्रख्यापन लेकर आज जिस प्रकार से उन्होंने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में पार्टनरशिप किया, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। वकील जिस प्रकार से इस चीज को प्रोटेक्ट किया, उससे आगे आने वाले समय के अंदर वकीलों की एकता दिखेगी और इस प्रकार से जो आदेश निकलते हैं वो आइंदा कभी नहीं निकलेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि ये जो था मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए था, इस वजह से माननीय उच्च न्यायालय पे भी इस चीज के ऊपर गौर करेगी। आज एक नवविवाहित प्रेमी युगल ने अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक से अपनी जान बचाने को लेकर गुहार लगाई। दोनों पति पत्नी एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात हुई और प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। युवक ने मीडिया को जानकारी देकर बताया कि उसका नाम लक्ष्मण है और उसकी धर्म पत्नी का नाम परवीन था, जिसने अब हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम किट्टू रख लिया है और उन्होंने अंतर धार्मिक विवाह किया है। वे एक ही स्कूल में पढ़ाते थे, जहाँ उनकी
मुलाकात हुई और पिछले 2 सालों से एक दूसरे के साथ थे। नवविवाहित प्रेमी युगल ने लड़की के परिवार पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है। जब मीडिया द्वारा किट्टू से बातचीत की गई तो उसने भी खुद की मर्जी से शादी करना और धर्म परिवर्तन करना स्वीकार किया है। मैंने मिस्टर लक्ष्मण से शादी करी, अपनी मर्जी से करी और पूरे होश आवास में करी, दूसरे को जानते सर वो तो हो जाती है ना, स्कूल अकॉर्डिंग हुई थी। हम एक स्कूल में पढ़ाने जाते थे, अच्छी दोस्ती हुई, फिर प्रेम हो गया, साथ ही रहना है सर, लाइफ टाइम साथ रहना है। आप मुस्लिम समाज से हूँ पर अब मैंने हिंदू कन्वर्ट कर लिया है, आज मैं हिंदू, मैं एग्री हूँ ना, मेरी एग्री परिवार आपका नहीं, मैं अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ, तो इसमें कोई क्या सीख सकता, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए था सर, इसमें मेरी मर्जी है ना सर, मैं हूँ ना सर, बालिग अपने फैसले ले सकती हूँ। हम स्कूल में ही मिले थे, उससे पहले फोन से टच में थे तो फोन से बातचीत होती थी और 2 साल से हम रिलेशन में हैं और प्रेम प्रसंग में थे, तो फिर हमने डिसाइड कर लिया कि हमने शादी कर ली। फिर हम अभी हम मतलब पति पत्नी है दोनों। मुस्लिम समाज से थी तो फिर बाद में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुई। देखो परिवार तो ऑब्जेक्शन उठाते ही है, लेकिन फिर भी हम दोनों ने डिसाइड कर लिया तो फिर साथ में रहना चाहते हैं। मतलब कोर्ट के अंदर आया है कि हम प्रोटेक्शन मिल जाए इसी वजह से। एक्स्ट्रा साल के बाद हाँ शादी हो गई, शादी यहीं पे करी थी अजमेर में। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पुष्कर में स्थित पारिक भवन में आज सुबह 7 बजे निर्माणाधीन कमरे में मजदूरों द्वारा चाय बनाते वक्त सिलेंडर फट गया। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर फटने से कमरा मलबे में तब्दील हो गया। पारिक भवन में गायत्री ब्लॉक का निर्माण कार्य चल रहा था तथा ग्रेनाइट का काम करने वाले मजदूर निर्माणाधीन एक कमरे में रुके हुए थे। आज सुबह 7 बजे चाय बनाते वक्त सिलेंडर लीकेज होने के कारण बिस्तरों ने आग पकड़ ली। मजदूर घबराकर कमरे से बाहर भागकर आ गए। इसी दौरान आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से कमरा मलबे में तब्दील हो गया, तो वहीं सिलेंडर के टुकड़े, खिड़कियां और कांच दूर दूर जाकर गिर गए। गनीमत रही कि पारिक भवन में शादी समारोह के लिए आए लोग सो रहे थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। विस्फोट इतना भीषण था कि दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी, और वहीं शादी समारोह के लिए आए लोग तेज विस्फोट की आवाज से घबराकर जाग गए और अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आवश्यक कार्यवाही में जुट गई। शादी समारोह में मौजूद लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अभी हमारे गायत्री ब्लॉक का काम चल रहा है पारिक आश्रम में। तो उसमें कोई लेबर रह रहे थे कमरे में, तो चाय बना रहे थे, ऐसा कह रहे हैं वो। तो उस पाइप में थोड़ा कुछ लीकेज हो गया, तो आग लग गई उस पाइप के अंदर। तो लेबर तो सब भाग के नीचे आ गई। फिर उसके अंदर 4-5 कोई बिस्तर पड़े हुए थे, तो वो उनसे आग पकड़ के हम सब नीचे खड़े थे, तो वो जो सिलेंडर था वो बाद में खाली हो गया होगा और ब्लास्ट हो गया। किसी के लगी जनहानि हुई? नहीं, किसी के लगी नहीं, सब बाहर आ गए थे। 4-5 बिस्तर थे वो जले। हुआ कमरे में कैसे क्या हुआ? चाय बना रहा था मैंने, अचानक आग लगी तो बुझा नहीं, वो बुझा नहीं, फिर तुरंत भाग चुका। सिलेंडर फट गया? हाँ। और आप लोग बाहर हो गए? कितने जने थे आप लोग? आप देवलाल कितना आदमी? स्टाफ में यही तो एक मैं नहीं, टोटल 4-5 जने थे ना? हाँ, 5-7 जना। किसी के लगी तो नहीं? नहीं, किसी के नहीं लगी। अच्छा। आप मसूदा थाना क्षेत्र के ग्राम कुमपुरा में अज्ञात हिंसक जंगली जानवर ने हमला कर 15 मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार कुमपुरा निवासी मदन अपने घर में सो रहा था। रात्रि करीब 3 बजे 2 हिंसक जंगली जानवरों ने घर के पास बने बाड़े में बंधी भेड़ों पर हमला कर दिया। जंगली जानवर को देख मदन के होश उड़ गए। दोनों जानवर 13 भेड़ों व 2 बकरियों को घायल छोड़कर भाग गए। मौके पर पहुंचे सरपंच लाल सिंह रावत ने वन विभाग एवं पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वनपाल हजारी लाल ने मौका मुआयना कर पंचनामा तैयार किया एवं बताया कि मवेशियों का पोस्टमार्टम कर पीड़ित को उचित मुआवजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सरपंच लाल सिंह एवं ग्रामीणों ने बताया कि पीड़ित मदन की आजीविका का यही एकमात्र साधन है। कुमरा की बात है, ग्राम पंचायत कुमरा की। सुबह 8 बजे मुझे मदन भाई ने फोन करके इतला दी कि मेरे यहाँ कोई 2 जानवर घुस गए जो 15 को मार दिया। इसमें मैं मौके पे पहुंचा और वन विभाग को सूचना करी। डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं और अभी जो भी इनका उचित मुआवजा होगा सरकार की तरफ से इनको दिलाया जाएगा। नींद जागी जिटे में मायने जानवर खराब कर रही हो साव तो बेगिड़ियो पता नहीं कालो काबरो देखियो मैं मुँह उठियो मैंने वो तो कालरियो में बोल भाई नहीं तो बाहर लकड़ी फटकारी तो एक बाहर निकलियो, एक माँ ने तुम छोड़ पड़ी। कितने जानवर है आपके? कितने जानवर? 15 जानवर। खाने वाले कितने जानवर आए थे? जानवर कितने आए थे रात को? 2 काला काबरा। भारतीय बास्केटबॉल के पूर्व प्रशिक्षक एवं अनेक अंतर्राष्ट्रीय अर्जुन पुरस्कार विजेता ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षक स्वर्गीय भगवान सिंह की स्मृति में कुंदन नगर स्थित परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास एवं शिक्षण संस्थान परिसर में बास्केटबॉल मैदान के नवीनीकरण समारोह में भाग लेने देश भर से उनके शिष्य अजमेर पहुंच गए और समारोह में भूमि पूजन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त महानिरीक्षक अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रघुराज सिंह रहे। इनकी अध्यक्षता पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वीपी नरूला ने की। समारोह में विशिष्ट अतिथि अर्जुन पुरस्कार विजेता हनुमान सिंह, ओलंपियन जोरावर सिंह, राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़, जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह एवं संस्थान के अध्यक्ष सुमेर सिंह शेखावत रहे। शेखावत के अनुसार इस नवीनीकरण मैदान हेतु अनुमानित लागत 7 से 8 लाख रुपए की होगी। मैदान की तकनीकी देखरेख अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल तकनीकी अधिकारी एवं राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष विनीत लोहिया के मार्गदर्शन में होगा। यह राशि राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के नेतृत्व में गुरुजी के सभी शिष्य वहन करेंगे। इस अवसर पर गुरुजी के परिवार को विशेष रूप से राजस्थानी परंपरा के अनुसार सम्मानित किया जाएगा। समारोह में भाग लेने आ रहे अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान को गौरवान्वित किया है। वहीं पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कस्टम एवं प्रशासनिक व पुलिस सेवाओं में अहम पदों पर काम किया है। ये गुरु भगवान सिंह जी जो एक बास्केटबॉल के अंदर लंबे समय तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। हम आज सभी चले गवर्नमेंट कॉलेज के हम सभी जो स्टूडेंट हैं, जो 83 तक हॉस्टल चला, उस समय हमारे भगवान सिंह जी गुरु बास्केटबॉल के एक द्रोणाचार्य है, जो जितने मैं कह सकता हूं कि जितने इंटरनेशनल प्लेयर राजस्थान के अंदर और गवर्नमेंट कॉलेज में रहते हुए दिए। आज आप देख रहे हैं यहाँ निमाज के रघुराज सिंह जी है, डीजी, एक वीपी नरूला है, जो सबसे पहले यहाँ के खिलाड़ी थे। उनका सोच के हमारी ये सोच थी कि भाई एक हमें ऐसे गुरु भगवान सिंह जी की याद के अंदर ऐसी हम जगह बनाए। हम यहाँ की संस्था राजपूत संस्था का तहे दिल से स्वागत करेंगे और उनका अभिनंदन करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें एक जगह उपलब्ध कराई और हम ये बास्केटबॉल ग्राउंड हम सभी उनके चेले मिलके एक इसको इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि गुरुजी का हमेशा एक रहा है। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बताना चाहूँगा कि एक समय ऐसा था कि भारतीय टीम के अंदर 13 खिलाड़ियों के अंदर गुरुजी कोच और मिला के 8 खिलाड़ी राजस्थान के होते थे। हम वही स्थिति यहाँ वापस हमें इस ग्राउंड और इस बास्केटबॉल के लिए अजमेर के लिए हम करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने आज इसका शिलान्यास गुरु भगवान सिंह जी के नाम से किया है। आपके मैं समझता हूँ 3 महीने के अंदर हम इसको बना के इंटरनेशनल लेवल पर एक ग्राउंड बनाएंगे, जिसकी हमारी सभी संस्थाएं हमें सहयोग करेगी। क्या लागत आएगी उसके ऊपर कम से कम 10 से 12 लाख रुपए तक आएगी। और मैं आपको ये पहले हमारा फर्स्ट फेस है। मैं ये जो जगह देख रहा हूँ, अगर वो हमें ये पूरे अगर कर देंगे तो हम चाहेंगे यहाँ एक इंटरनेशनल लेवल का ऐसा एक इंडोर हॉल हो, क्योंकि ये बास्केटबॉल आउटडोर नहीं है, इंडोर है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ आगे भी इंडोर, जिसकी आज हमने नींव रखी, हम इसकी गुरु भगवान सिंह जी के नाम से आगे हम इंडोर ग्राउंड बनाने की हमारा पूरा प्रयत्न करेंगे। कौन कौन मौजूद? मैं अजीत सिंह, राजस्थान बास्केटबॉल संघ का अभी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ और मैं इसी गवर्नमेंट कॉलेज और गुरुजी का सबसे लास्ट शिष्य। आज कौन कौन उपस्थित रहे? आज यहाँ इंटरनेशनल रघुराज सिंह जी, वीपी नरूला, विक्रम सिंह जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, ओलंपियन जोरावर सिंह जी, निरंजन गोदारा और जगपाल सिंह जी, ऐसे अनन्य सरदार सिंह जी, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल है। हम आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे, जो सभी उस समय 87 से लेके और आज तक उन्होंने जो ये शिलान्यास बास्केटबॉल कॉलेज का ग्राउंड के ऊपर किया गया है, जो राजपूत हॉस्पिटल अजमेर, राजपूत हॉस्टल अजमेर में स्थित है। ये हमारे पूर्णीय दादा भाई साहब, पूजनीय दादा भाई साहब श्रीमान श्री भगवान सिंह जी गौड़, जो कि राजगीर राजा साहब के पुत्र थे, उनकी यादगार में किया गया है। और मैं भी अभी करीब 70 साल का हूँ और मुझे भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था जब मैं छोटा था। उनके गार्जियनशिप में ही मैंने अजमेर में ही पढ़ाई चालू की थी और उनकी छत्र छाया में ही मैं रहा। और जहाँ तक कंसर्न है उनके सर्विस का, वो बहुत बास्केटबॉल के जो है बहुत ही जाने माने गुरुजी थे, कोच थे और उनको अवसर प्राप्त हुआ यहाँ राजकीय महाविद्यालय अजमेर में बास्केटबॉल कोच रहे थे। इस दौरान उन्होंने काफ़ी लंबी सेवा दी और बास्केटबॉल कोच रहते हुए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के करीब 2 दर्जन खिलाड़ियों को तैयार किया था। उसके लिए वो काफ़ी उनकी प्रशंसा की गई थी। यहाँ के लोग, यहाँ के जो पूर्व विद्यार्थी हैं, वो उनके अभी भी उनकी काफ़ी स्मृति याद करते हैं। इसीलिए उनके अच्छी सोच, सेवाओं के कारण ये आयोजन किया गया है। उनके प्रति
हम भगवान सिंह जी के परिवार के सभी सदस्य, उनकी 2 पुत्रियां, एक अडॉप्टेड सन है और उनके भतीजे वगैरह आप सब यहाँ मौजूद हैं। और ये सब दिखाता है कि वो लोगों के दिलों में काफ़ी राज करते थे। उनका स्वर्गवास 1985 में हो गया था, यहीं पे हार्ट अटैक से मर गए थे। हालांकि उस समय मैं भारतीय नौसेना में सर्विस करता था और जब उनका देहांत हुआ तो मैं मैन मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए INS अग्रानी काउंटर तमिलनाडु में गया हुआ था, तो कुछ देर से आया मैं यहाँ। आज भी उनकी अनुपस्थिति में हमें काफ़ी दुख होता है और हम उनको याद करते रहते हैं। हम ही नहीं, राजपूत घराने के सभी आसपास के लोग और उनके विद्यार्थी अभी भी उनको काफ़ी याद करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप सिंह गौड़ है। पहले मैं भारतीय नौसेना में था, फिर सेंट्रल पुलिस में था, फिर UPSC करके मैं रक्षा मंत्रालय में क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बन गया था। 60 साल में रिटायर हो गया, 2 पेंशन मिल रही है। अभी मेरी भी उम्र 70 साल हो गई है। आज जनता की शिकायत पर लोकप्रिय पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत ने नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बस को रोककर बस ड्राइवर और कंडक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि उनको जनता से शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उनको बताया गया कि नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बस को लोगों द्वारा रोकने पर भी नहीं रोका जाता है, जबकि बस आधी से ज्यादा खाली जाती है। जब उन्होंने ड्राइवर से बात की तो उसने सिटी बस यूनियन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। जब ठेकेदार से बात की तो उसने उल्टा अपनी सुरक्षा की ही मांग कर ली। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही जनता की समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह कलेक्टर, SP, नगर निगम आयुक्त और बस परिवहन अधिकारी को ज्ञापन देंगे। संचालित जो सिटी बसें हैं शहर में, आम जनता की सुविधा नगर निगम ने शुरू की थी। नगर निगम परिवार प्रशासन इनको 48 रुपये किलोमीटर का ठेकेदार को पेमेंट कर रहा है। पिछले कई दिनों से शिकायत आ रही है कि जनता हाथ देती है, ये रोकते नहीं है। इसका किराया नगर निगम ने तय कर रखा है 5 रुपये 1 किलोमीटर तक का, है ना? 5 रुपये 1 किलोमीटर तक का, उससे ज़्यादा 10 रुपये है। तो इतनी सस्ती सुविधा नगर निगम ने कर रखी है। उसके उपरांत के ऊपर भी आए दिन लोगों की शिकायत आती, गाड़ी रुक नहीं रही है। जब इनसे ड्राइवर और इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि साहब हमारे को सिटी बस जो यूनियन है वो नहीं चलाने देती है। ठेकेदार से बात करते हैं तो वो कि मुझे सुरक्षा दिलाई जाए। तो ये सारा जिम्मा पार्षद का या पब्लिक का थोड़ी है कि सुरक्षा दी जाए, वो किया जाए। तो आज जब यहाँ काफ़ी संख्या में जनता इकट्ठी हुई, महिलाएं पुरुष इकट्ठे हुए हैं मेरे वार्ड के और क्षेत्र के, तो ये एक अच्छी सुविधा है जिसका दुरुपयोग हो रहा है। और अगर नहीं चलनी है तो फिर इसको बंद कर दे। खामखा रोड के ऊपर ट्रैफिक बढ़ रहा है, ऑलरेडी रोड हमारे व्यस्त, पुष्कर मार्ग, फाइसागर मार्ग व्यस्त मार्ग हैं, डीजल जल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, सरकार की मशीनों की घिसाई हो रही है। अगर नहीं चल रहा है तो इसको बंद कर दें, और चल रहा है तो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। आम जनता को इसमें सस्ती दरों के ऊपर बैठने। अभी आपने बस में देखा होगा कि जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, 2 या 4 विद्यार्थी बैठे हैं, पूरी बस खाली जा रही है। अगर 50 सीट की बस अगर शहर का फेरा खाली लगा रही है तो हमारे लिए और प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। जैसा इन्होंने मुझे वाहन वालों ने बताया है, मैं निकट भविष्य में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी से और माननीय नगर निगम आयुक्त जी से भी बात करूंगा कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करें। अगर किसी प्रकार का भय है तो इनमें तो सुरक्षा मुहैया की जाए। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे को प्राइवेट नंबर, सिटी बसों के नंबर हैं, वो नंबर जो भी संबंधित व्यक्ति वो नंबर दिलाए। हमें उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। हमारी जनता को जो निगम ने शुरू की है, सरकार ने जो 5 रुपये और 10 रुपये में सवारी की व्यवस्था शुरू की है, वो सुचारू चले और उसका लाभ जनता को मिले। गाड़ी को जिस तरह से सिटी बस का जो नाम होता है कि जहाँ हाथ देंगे वहाँ रुकेगी या स्टॉप पर रुकेगी, जगह जगह अपने स्टॉप पर रुके। अगर ये व्यवस्था 2-4 दिन नहीं सुधरती है तो फिर थोड़ा बड़ा किस तरीके से विरोध प्रकट किया? आज गाड़ी को रोका है और सांकेतिक तौर पर ड्राइवर साहब से और इनके जो कंडक्टर साहब हैं उनसे बात की गई है कि भाई क्या कारण है, कारण जाना है, वस्तु स्थिति जानी है, पब्लिक की समस्या जानी है। और संभवतः आज या कल माननीय जिला कलेक्टर महोदय और नगर निगम माननीय आयुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को इसके बारे में जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन देंगे। और निश्चित तौर से जनता में बहुत ताकत होती है और ये 5 रुपये और 10 रुपये में ही सवारी जाएगी यहाँ से, और ये गाड़ियाँ पूरी भर के ही जाएगी। नहीं देते नंबर दिला दो, दिला लेंगे हम। जी भैया, ये नगर निगम द्वारा संचालित बसें है, क्या कारण है आप लोगों का जो आप लोग बसें नहीं रोकते हो, लगातार सवारियाँ परेशान हो रही है? तो बसें रोकने के लिए तैयार है, नंबर दिलवा दो बसों से, लिस्ट दिलवा दो, हम चला लेंगे। कारण क्या? पूर्व में भी आप लोगों के खिलाफ काफी शिकायत आई है कि आप लोग बसें नहीं रोक पाते हो, सवारियाँ परेशान होती है। कारण ये बोलो टाइम से चलाओ हमारे लिस्ट के हिसाब से।
काफ़ी जनों का ये भी कहना है कि जो 9 नंबर सिटी बसें यहाँ पे लोकल चलती है उन लोगों से आप लोग पैसा लेते हो और आप लोग बसें नहीं रोकते हो, सीधी खाली बसें ले जाते हो। ये सरकारी गाड़ियाँ हमारी मर्जी, हम लोग कहीं जैसे चलाएंगे, रोड के हम तो चला रहे, टाइम दिला दो। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर पुलिस लाइन स्थित शीतला हनुमान मंदिर में भैरव जी की मूर्ति को 28 फरवरी को श्री राम सत्संग के अपंजीकृत पदाधिकारियों द्वारा हटा दिया गया। साथ ही मंदिर में लगी खिड़की को भी तोड़ दिया गया। पूर्व में भी इसी प्रकार से 14 फरवरी को मंदिर के एक दरवाजे व खिड़की को तोड़कर चुनवा दिया गया था, जिसको लेकर आज मंदिर संघ अध्यक्ष सुरेश चंद्र चौहान व अन्य समाज के लोगों द्वारा जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन देकर कार्यवाही करने की मांग की गई। साथ ही जिला कलेक्टर व एसपी ने यह आश्वासन दिया है कि उन सभी पर कार्यवाही कर उन्हें पाबंद किया जाएगा। ये पुलिस लाइन चौराहे के ऊपर हनुमान जी, शीतला हनुमान मंदिर है, जो जिसमें भैरव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति को 28 तारीख को इन लोगों ने हटा के वहाँ पे खिड़की जो लगी हुई थी उसको तोड़ना चाह रहे थे, और 14 तारीख को उन लोगों ने जो पूर्व में लगी हुई एक खिड़की और दरवाज़ा था उसको हटा के उसको चुनाई करवा के उसको बंद करवा दिया उनके द्वारा, जबकि न्यायालय के उसके अंदर यथास्थिति रहना था दोनों को, और सार्वजनिक
चीज़ें हैं जो दोनों सब उपयोग कर सकते हैं, उसको वो निजी बनाना चाहते हैं अपने। कौन लोग हैं? और वहाँ पर जो है उसमें ज्ञापन के अंदर उनका नाम दिया हुआ है सर। कौन है? हाँ बोलो ना। तो अनिल भारद्वाज जी हैं और सुरेंद्र सिंह है, अर्जुन सिंह जी है, फिर 2 खांगरोद भाई हैं और 5, 6, 7, 8 जने हैं ये जो इसको करना आज आप किससे मिलना है? आज हम कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे और संभागीय आयुक्त साहब को भी देना चाहते हैं। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? एसपी साहब ने क्या आश्वासन? एसपी साहब ने कहा है कि हम उनको पाबंद करेंगे और कलेक्टर साहब के यहाँ से भी यही रहा। उन्होंने आगे उनके जो अधिकारी उनके लिए वो कॉपी भेजी है उन्होंने, वो क्या कराएंगे वो। और आपका नाम? सुरेश चंद चौहान से जो है ये पंचायत जो पंजीकृत ये जो है धर्म से देवी स्थान से जुड़ा हुआ है ये मंदिर है और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। अजमेर मीट एसोसिएशन द्वारा आज नगर निगम पहुंचकर उनकी मीट की दुकानों को सीज करने व उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं करने को लेकर आज नगर निगम आयुक्त से गुहार लगाई गई। साथ ही उनका कहना है कि नगर निगम ने बिना किसी नोटिस जारी किए 14 दुकानों को सीज कर दिया, जिससे दुकानदारों की रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ रहा है। नगर निगम आयुक्त ने सभी मीट दुकानदारों को आश्वासन देते हुए कहा है कि मीटिंग आयोजित कर उन सबकी समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा। कार्रवाई की गई थी, उसके संदर्भ में आज हम सब मीट एसोसिएशन के लोग आए थे। उसमें मैडम ने हमें ये कहा है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द दुकानें खुलवाई जाने की एक शपथ पत्र का कोई रिक्वायरमेंट करिए मैडम ने। वो शपथ पत्र प्रत्येक दुकानदार जिनकी दुकानें सीज हुई हैं वो बड़े की भी और जो भी बकरे की, मच्छी की, चिकन की जो सारी दुकानें हैं उनके लिए एक शपथ पत्र मांगा है। जिसकी सीजिंग हुई है उसके लिए एक शपथ पत्र मांगा है। शपथ पत्र नगर निगम में जमा करा देंगे। 2 या 3 दिन का आश्वासन दिया है मैडम ने, उनकी दुकानें पुनः खोली जाएगी। आज हम नगर निगम में आए। हमारी जो दुकानें हैं शहर के अंदर जो दुकानें हैं नगर निगम बिना चेतावनी दिए या बगैर कोई नोटिस दिए उन दुकानों को सीज करने की कार्रवाई कर रहा है। हम जितने भी दुकानदार हैं वो दुकानदार ये चाहते हैं जो भी हमारे लाइसेंस की जो भी प्रतिक्रिया है जिन्होंने पुराने उन्होंने रिन्यू कर 2022 से जो है लाइसेंस इन्होंने बनाना बंद कर दिए है मीट के, और जो भी इनकी फॉर्मेलिटी होगी वो हम देने को तैयार है। जिन्होंने लाइसेंस पुराने उन्होंने रिन्यू करें और जिन्होंने नए लाइसेंस वाले जो भी वो मांगेंगे वो देंगे। इसी क्रम में आज हमारे सारे जो से 200 से 300 दुकानदार हैं जो यहाँ इकट्ठा होकर नगर निगम में आए। जो हमारे पदाधिकारी हैं दुकानदार एजुकेशन के वो अंदर गए हुए अंदर बात कर रहे हैं। वो बात करके आके बताएंगे कि अंदर क्या जवाब मिला है और जो दुकानें सीज हैं उन्हें कब खोलेंगे। नहीं, कार्रवाई से पहले निगम कहता ही तो नहीं है, जब भी तो हमारे को मालूम नहीं है। अगर निगम कार्रवाई से पहले कुछ कहेगा तो हमें पता होगी कि हमें करना क्या है। ना कोई नोटिस देता, वो तो एक साथ आ जाते हैं और दुकान से सामान बाहर पटको किसी का जब्त कर लेते हैं और दुकानों को लेके ताला लगा देते हैं। कई ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 बार यहाँ पे चालान कटा लिया, लेकिन नए लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे हैं। जो भी निगम के वो बतावे 2022-23 से 2022-21 से रिन्यू नहीं हो रहे लाइसेंस, नए बन रहे हैं। वो कई तो नहीं रहे। अब हमारे पदाधिकारी अंदर गए हुए हैं, वो बात करके आएंगे, वो बताएंगे। कल 14 दुकानें मीट की अजमेर में सीज कर दी थी। उस उपलक्ष्य में पूरा अजमेर मीट एसोसिएशन आया था। मैडम से बात हुई है, मैडम ने आश्वासन दिया है कि आपको लाइसेंस भी दे देंगे और दुकान भी खुलवा देंगे। और अजमेर में जितने भी हम लाइसेंस मांग रहे हैं, जितने मीट एसोसिएशन दुकानें 2 साल से लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, लाइसेंस बना नहीं रही। एक ना एक ऑब्जेक्शन डाले जा रहे हैं। आज मैडम ने कहा है कि मैं मीटिंग में बात करती हूँ और आपको लाइसेंस दिलाने की अप्लाई करती हूँ। काम अभी आप शपथ पत्र दो, फिर आज मैडम आ रही हैं, उनसे बैठ के मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद आपको दुकानें खुलवा के देते हैं। राजस्थान व गुजरात के बीच एक महिला के मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला फंस गया है। जानकारी के अनुसार महिला की 2 साल पहले गुजरात के अहमदाबाद में उसी के पति द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद महिला का दाह संस्कार उसके पीहर मसूदा में हुआ था। लेकिन अब 2 साल बाद भी गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों में महिला के प्रमाण पत्र को लेकर कोई भी उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसका खामियाजा महिला के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने के चलते उन्हें पालनहार योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। हमारी बहन की हत्या कर दी। हमारी बहन का पति ने गुजरात से यहाँ डेड बॉडी लेकर गए, दाग संस्कार यहीं पे किधर, और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हैं। ये तो बोलते हैं राजस्थान में बनेगा, राजस्थान वाले बोलते हैं गुजरात में बनेगा। फिर क्या वो बच्चे को कैसे पढ़े कराए, हर चीज में वो रोक टोक हो रही है।
मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। 2 साल हो गए। ये तो बोलते वहाँ पे अहमदाबाद में मरेगा, अहमदाबाद वाले बोलते मुझे राजस्थान में मरेगा। जवाजा पंचायत समिति के सामने लगे SBI बैंक के ATM को बदमाशों ने बीती रात गैस कटर से काटकर करीब 5,62,000 रुपए चुरा लिए और वहां से फरार हो गए। आरोपियों ने वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड के हाथ पैर बांधकर वारदात को अंजाम दिया था। ग्रामीणों ने जब सुबह गार्ड को बंधा हुआ देखा तो उसे खोला और पुलिस को इस वारदात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ अजमेर द्वारा 21 फरवरी को महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के सत्यापन सहित 21 बिंदुओं का एक आदेश प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों के लिए जारी किया गया था। इस आदेश के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान निजी विद्यालय द्वारा विद्यालय स्तर पर जो अंक विद्यार्थियों को दिए जाते हैं उसकी सत्यता पर सवाल खड़े कर दिए गए। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर निदेशक द्वारा जारी किए गए आदेश में गैर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अब निजी स्कूलों के द्वारा कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को जो परीक्षा अंक बोर्ड के पास भेजे गए हैं पहले उसका सत्यापन कराया जाएगा, उसके बाद ही वे अंक विद्यार्थियों की मार्कशीट में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा अन्य 21 बिंदुओं ऐसे ही जिसको लेकर अब निजी स्कूल इसका विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि आज निजी शिक्षण संस्थानों ने बीकानेर निदेशक के द्वारा जारी किए गए इस आदेश पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और शिक्षा मंत्री से इस मामले में कार्यवाही करते हुए तुरंत प्रभाव से इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। निजी शिक्षण संस्थानों के लिए जारी किए गए आदेश को राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ ने काला कानून बताते हुए इसको जबरदस्ती निजी शिक्षण संस्थानों पर थोपने का आरोप लगाया है। राजस्थान की सभी निजी शिक्षण संस्थाएं के सभी संचालक आज माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को हमने जो निदेशक माध्यमिक और प्रारंभिक द्वारा जो 21 तारीख को आदेश जारी किया है उसका हम घोर विरोध कर रहे हैं कि ऐसे काला कानून जो सरकार निजी विद्यालयों में थोप रही है उसको प्रदेश की सभी निजी शिक्षण संस्थाएं बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमने इस मांग पत्र के माध्यम से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये जो 100 दिन का कार्य दिवस की योजना जो लागू की है उसमें इस चीज़ का कोई भी हवाला नहीं है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में यदि सरकार इस काला कानून को वापस नहीं लेगी तो लोकसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी निजी शिक्षण संस्थाएं एकजुटता से सरकार का विरोध करेगी। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय निजी विद्यालय के हित की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी निजी विद्यालय के हित की बात करती है और ये मुझे आशा है कि जल्दी ये काला कानून को निरस्त कर वापस कर नए आदेश जारी करेगी सरकार। अभी हाल ही में डायरेक्टर महोदय साहब का एक निजी विद्यालय को एक आदेश पारित हुआ और जिसमें प्रतिवर्ष निरीक्षण के बारे में बताया गया। लेकिन मैं डायरेक्टर महोदय से एक अपील करना चाहूँगा कि जब निजी विद्यालयों को छूट दी गई 2011 के पूर्व के जो विद्यालय थे जिन्हें भू रूपांतरण को लेकर के, अग्निशमन को लेकर के बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनको 2011 से पूर्व में छूट दी गई, लेकिन आज सरकार उन छूट के बावजूद भी उनकी पालना करवाना ये सुनिश्चित कर रही है। तो ये निजी विद्यालयों के हित में नहीं है और निजी विद्यालय आज जब छूट के माध्यम से उन्होंने मान्यता ले ली तो क्या अब वो छूट की पूर्ति कैसे करें। इसके तहत तो निजी विद्यालयों की मान्यता है निरस्त होने के कगार पर, और यदि निजी विद्यालय की मान्यता निरस्त होती है तो आज राजस्थान के लाखों शिक्षक, स्कूल संचालक ये बेरोजगार हो जाएंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।